यस स्टार्टेड, चलिए थैंक यू। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की धीरे धीरे यह यात्रा 81 हफ्ते में पहुंच गई है। 81वें वेबिनार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दत्तक ग्रहण पर आज हम बात करने वाले हैं। जेजे एक्ट की धारा 2 की सब धारा सेक्शन 2 की धारा 2 जो परिभाषाओं की धारा है, उसमें दत्तक ग्रहण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से किसी भी बालक को उसके जैविक माता पिता से विधिक रूप से या स्थायी रूप से अलग करके एक ऐसे परिवार में जहां उसके विशेषाधिकारों, उत्तरदायित्वों और सारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके और वह उस परिवार का जैविक बालक बन जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 38 में पूरी लीगल फ्री की प्रक्रिया है। 56 और 57 में डिटेल में एडॉप्शन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 80 और 81 इलीगल अगर किसी ने लिया है एडॉप्शन तो उसके बारे में क्या प्रोविजंस है दत्तक ग्रहण के, इसके लिए बताया गया है। एडॉप्शन प्रोविजंस के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ आज कविता जी जुड़ी हुई हैं। और कविता जी हमारे साथ पहले भी 2-3 विषयों पर जुड़ चुकी हैं। आप लीगल कंसल्टेंट हैं प्रेजेंटली चेचानी एसोसिएट्स के साथ, ट्रेनर फॉर मेनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट और लीगल काउंसलर हैं आप। नेशनल वुमेन कमीशन में भी आप एज ए काउंसलर रह चुकी हैं। आप वेस्ट सीडब्ल्यूसी की मेंबर रह चुकी हैं। आप कारा सब कमेटी में भी एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है उसमें मेंबर रही है। एंड यू आर अ काउंसलर इन आर्मी इंस्टीट्यूशन आल्सो। काफी लंबा अनुभव है और इस विषय पे आपका काफी सारा ज्ञान है। आज हम चाहेंगे कि आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से हमको लाभ प्राप्त हो। मैं कविता जी को आमंत्रित करूंगा कि आज का जो आपका विषय है एडॉप्शन प्रोविजंस पर अपनी बात रखें। कविता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? यस। वीडियो भी क्लियर है? यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। हम इस मंच पर पहले भी एक बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे देश में अडॉप्शन को लेकर के क्या कानूनी प्रावधान हैं। तो आज का जो ये सत्र होगा इसमें जो हमारा विशेष ध्यान हम केंद्रित करेंगे वो इस बात पर कि इस पूरी प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति की क्या खास भूमिका है। तो जो मुख्य मुख्य सैद्धांतिक बिंदु हैं उन पर तो हम बात करेंगे ही, पर व्यावहारिक स्तर पर क्या परेशानियां आती है और उन्हें कैसे परस्पर समन्वय से और व्यावहारिक सूझबूझ से हम उनका यथोचित समाधान निकाल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर चौबे आप एक बार बता दीजिएगा जैसे ही आपको ये दिखाई देता है। आई थिंक योर एंटायर स्क्रीन मुझे चूज करना होगा या विंडो पे जाना रहेगा? यस, आप एरो पे क्लिक करें प्रेजेंट नाउ पर एंड क्लिक ऑन विंडो। Is it visible now? Yes, it is visible. Yes. ठीक है, मैं इसको स्लाइड मोड पर डाल रही हूँ। अभी आपको पूरे से दिखाई दे रहा है? जी जी ठीक है। जैसे कि मैं अपने हर सत्र में हमेशा कहती हूँ, जब भी हमें कानून समझना है तो हमें अधिनियम भी पढ़ना होगा, हमें नियम भी पढ़ने होंगे और हमें विनियम भी पढ़ने होंगे। इन तीनों के अलावा यहाँ पर समय समय पर जो सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, जो गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं या कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स निकलते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कानून में जब कोई कमियां रह जाती हैं या कोई गैप्स होते हैं तो उनको बाद में इस तरह के जो छोटे छोटे पॉलिसी डिसीजंस हैं या गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ कारा की वेबसाइट पर आप विभिन्न प्रकार के सर्कुलर्स देख सकते हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और रिलेवेंट कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं जिनमें हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे डाउट्स हैं, जो शंकाएं हमारे मन में आती हैं प्रक्रिया के दौरान, उनका हल उन्हीं से निकल जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कारा की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें।
अभी अगर आप कारा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां एक नई चीज आप ये देखेंगे कि अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 के द्वारा अडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 में एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया है, चैप्टर 4A, अध्याय 4 क। और इस अध्याय में वो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, निर्देशित की गई है, जिसकी अनुपालना करनी है हामा के तहत होने वाले इंटर कंट्री अडॉप्शंस में। अभी तक कारा की तरफ से हामा के तहत होने वाले किसी भी इस तरह के अडॉप्शन के लिए एनओसी इशू नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक केस में हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश की पालना में कारा ने ये अमेंडमेंट रेगुलेशंस तैयार की हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी विदेश में रहने वाले कोई प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो कि हिंदू हैं, वो भारत में हिंदू परिवार से हिंदू बच्चा अगर गोद लेते हैं हामा के तहत, तो फिर वहां पर उन्हें अपना जो एप्लीकेशन है वो अपने देश की जो भी ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी या सेंट्रल अथॉरिटी या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके थ्रू ही कारा में लगानी है। तो उनका प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन है वो उसी तरीके से होगा जैसे कि जे एक्ट में इंटर कंट्री अडॉप्शंस का हो रहा था अभी तक। और इसी तरीके से जो बच्चा यहाँ अपने परिवार के साथ रह रहा है उसकी होम बैकग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार होगी और वो तैयार करवाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सभी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट कारा के समक्ष प्रस्तुत करेगा, कारा को भेजेगा। इसके बाद कारा की तरफ से आगे रिसीविंग कंट्री को इंटीमेशन जाएगी और जब रिसीविंग कंट्री का अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद ही कारा की तरफ से एनओसी इशू होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन का क्या प्रोसेस रहेगा वो सेट करने की कोशिश की गई है, ताकि ये जो प्रोसेस है ये हेग कन्वेंशन की जो शर्तें हैं उनके साथ सामंजस्य में लाया जा सके। तो यहाँ इस प्रोसेस की मैं सिर्फ आपको एक जानकारी ही दे रही हूँ, इस पर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। डिटेल में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो खास विषय है वो जे एक्ट है, जो बाल कल्याण के क्षेत्र में सभी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो बाल कल्याण समितियां हों या फिर सोशल वर्कर्स हों, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज हों, DCPUs हों, आप सभी के क्षेत्राधिकार में जो बच्चे आते हैं वो तो CNCPs हैं। और CNCPs में जो बच्चे अडॉप्टेबल हैं यानी कि ऑर्फन है या अबैंडन्ड है या सरेंडर्ड हैं, तो उनका जो अडॉप्शन है वो तो सिर्फ और सिर्फ जे एक्ट के प्रोसेस के हिसाब से ही होगा। उनका अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से नहीं हो सकता है। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जहां भी हामा के तहत अगर अडॉप्शन हो रहा है तो वो अपनी जगह ठीक है, वहां बाल कल्याण समितियों को किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे CNCPs हैं उनका अडॉप्शन सिर्फ और सिर्फ जे एक्ट के अनुसार ही होगा। जैसा कि अभी डॉक्टर चौबे ने बताया कि अडॉप्शन की जो डेफिनेशन है वो जे एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में दी गई है। इस परिभाषा को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ ये बात हमें समझनी होगी कि जब भी दत्तक ग्रहण में कोई बच्चा जाता है तो उसका रिश्ता अपने जैविक परिवार से हमेशा हमेशा के लिए विच्छेद हो जाएगा और वो बच्चा स्थायी तौर पर अपने दत्तक माता पिता की धर्मज संतान बन जाएगा। तो अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा बच्चे के जीवन में और उन परिवारों के जीवन में भी। तो इसीलिए अडॉप्शन के लिए हम उन्हीं बच्चों को लीगली फ्री डिक्लेयर करते हैं जिन बच्चों का अपने जैविक परिवार में प्रतिधारण बिल्कुल संभव नहीं है। जहां बच्चे को उसके जैविक परिवार में रिस्टोर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं केसेस में हम बच्चे को अडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। जिन केसेस में बच्चे किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के रहते अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, या अगर पेरेंट अनफिट हैं, पेरेंट इनकैपेसिटेटेड हैं, यानी बच्चे की देखभाल करने के लिए समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वहां पर हमें बच्चे के पुनर्वास के लिए किसी और वैकल्पिक
तरीके को अपनाना होगा। इन बच्चों को हम अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। आई होप स्लाइड्स आर विजिबल। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, पिछली बार ऐसा हुआ था कि स्लाइड्स दिखाई नहीं दे रही थी अडॉप्शन वाले प्रेजेंटेशन में। कविता जी वही स्लाइड है, आगे नहीं बढ़ी है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं आप। विजिबल मैडम, सेम स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं हुई अभी। नहीं, अडॉप्टेबल चाइल्ड किसे गोद लिया जा सकता है ये आप देख पा रहे हैं? नहीं नहीं, दत्तक ग्रहण कानून लिखा हुआ है, बस वही है। क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तो या तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके, क्या किसी ने बीच में अपना स्क्रीन शेयर किया था क्या? तो मुझे रिज्यूम करना पड़ेगा? वापस कर सकते हैं आप, एक बार दोबारा करके देख लें, जूम करके देख लें जी, जूम कर लें। मैं एक बार रिज्यूम करके देख लेती हूँ। राइट राइट। इसको देख, रिमी आप करो जरा। आई थिंक ये फ्रीज ही हो गया है। गिव मी जस्ट 2 minutes. No issues, take your time. एक स्लाइड आया है एंड उसके बाद में नहीं हुआ। स्टॉप करके वापस स्टॉप शेयरिंग कर दो। स्टॉप शेयरिंग करो, वापस जाओ प्रेजेंटेशन। हाँ, विंडो। अभी आप देख पा रहे हैं? कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन तो आपका दिख रहा है, बट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है क्या? अभी आपको दिख रहा है? नो। स्टॉप शेयरिंग। क्या इसमें इशू आ सकता है? आप विदाउट प्रेजेंटेशन ही कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाह रही थी थोड़ा, बिकॉज लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम हुआ था इसमें। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब हमने पॉक्सो का किया था तब तो प्रेजेंटेशन अच्छे से। तब भी हुआ, तब भी। यस आई रिमेंबर। लेट मी जस्ट गिव इट वन मोर ट्राई। स्लाइड अभी उनको कंफर्म करके बताना पड़ेगा कि ये चेंज हो रही है अभी। नहीं, वो चेंज ही तो नहीं हो रहा। वो एक बार दिखाई दिया उसके बाद में नहीं। Now it's okay. Adoptable child is visible हो रहा। कविता जी it's okay now. ओके, अभी आप देक पा रहे हैं? जी जी। अडॉप्टेबल चाइल्ड इसमें जो ऊपर जी ऑफन 242 abandoned दिख रहा, surrendered, everything is visible now. अच्छा ठीक है, हाँ ओके देन आई एम मूविंग अहेड नाउ। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो बच्चों की कैटेगरीज हैं। हाँ स्लाइड में पे ये जो बच्चों की कैटेगरीज हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर सकती है। तो इसमें ऑर्फन यानी अनाथ बच्चा, अबैंडन्ड यानी परित्यक्त बच्चा, सरेंडर्ड यानी अभ्यर्पित बच्चा। अब ये जो बच्चे हैं, इनको जब लीगली फ्री डिक्लेयर किया जाएगा उससे पहले एक जांच प्रक्रिया प्रिस्क्राइब की गई है, और ये सम्यक जांच जब पूरी तरीके से हो जाएगी तो उसके बाद ही बाल कल्याण समिति इन बच्चों को अडॉप्शन के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकती है एज पर सेक्शन 38। सेक्शन 38 में 2 कैटेगरीज और दी गई हैं।
जिसमें एक है मानसिक रूप से मंद माता पिता का बच्चा और दूसरा है यौन अपराध पीड़िता का बच्चा। तो यहाँ जो मानसिक रूप से मंद माता या पिता का बच्चा है, उसके बारे में अगर बाल कल्याण समिति को ऐसा लगता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग करना जरूरी है, तो यहाँ उन्हें मेडिकल बोर्ड से उस पेरेंट का एक डिटेल्ड मेडिकल असेसमेंट कराना होगा। जब ये मूल्यांकन हो जाएगा और इस मूल्यांकन के आधार पर मेडिकल बोर्ड ये कहेगा कि बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए ये पेरेंट कैपेबल नहीं है और बच्चे का अपने पेरेंट के साथ रहना उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, यानी जो मेंटल रिटार्डेशन है वो एक बहुत ही सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का है, तो ही बाल कल्याण समिति इस बच्चे को आगे लीगली फ्री डिक्लेयर करने के लिए कंसिडर करेगी और इसके लिए इस बच्चे को वो एक अबैंडन्ड बच्चे की तरह ट्रीट करेगी। तो यानी यहाँ पे जो मेंटली रिटार्डेड पेरेंट का बच्चा है वो अबैंडन्ड बच्चे की कैटेगरी में आएगा। और यौन अपराध पीड़िता, अब वो चाहे महिला हो या कोई माइनर बालिका हो, अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहती है तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने सरेंडर होगा और यहाँ इस बच्चे को एक सरेंडर्ड बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो बेसिकली जो भी बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर रही है वो ऑर्फन है या फिर अबैंडन्ड की कैटेगरी में है या फिर सरेंडर्ड की कैटेगरी में है। और जहां जहां ऑर्फन या अबैंडन्ड बच्चे की बात आएगी वहां पर रेगुलेशन 6 को फॉलो करना पड़ेगा और जहां सरेंडर्ड चाइल्ड की बात आएगी वहां पर रेगुलेशन 7 को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 क्या है ये हम आगे देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में। अभी मैंने स्लाइड आगे बढ़ा दी है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी स्लाइड है जिसमें 2 कैटेगरीज आप देख सकते हैं। नहीं, आगे नहीं बढ़ी है आपकी स्लाइड। ये 2 कैटेगरीज आपको फिर दिखाई नहीं दे रही है जिसमें चाइल्ड ऑफ रिलेटिव और चाइल्ड ऑफ स्पाउस फ्रॉम प्रीवियस मैरिज है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो then I think there is some problem with this system. I'm just carrying on with the Without presentation only. yeah, without presentation. So अभी इसमें एक्चुअली आगे मैं ये कहना चाह रही थी, आपको आई थिंक मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा है? आई थिंक वीडियो इज ऑन। अभी मैं बिना स्लाइड्स के आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश करूंगी कि इसको अच्छे से समझा पाऊं। आप ये प्रेजेंटेशन बाद में शेयर कर दीजिएगा। तो हमने अभी तक जो देखा वो ये कि ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड इस तरह के जो बच्चे हैं उन्हें बाल कल्याण समिति अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन जे लॉ जो हमारा कानून है इसमें डायरेक्ट अडॉप्शन की बात भी कही गई है। डायरेक्ट अडॉप्शन का मतलब है 2 पार्टीज के बीच में अडॉप्शन होगा और वो उनकी प्राइवेट यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा। तो यहाँ जे एक्ट में यानी अधिनियम में एक तो रिलेटिव अडॉप्शन की बात कही गई है और जो रेगुलेशंस हैं उनमें बाद में स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन का जो एक कैटेगरी है उसे ऐड किया गया। स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन की बात अधिनियम में और नियम में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ये बाद में रेगुलेशंस के थ्रू ऐड हुई है कैटेगरी। रिलेटिव चाइल्ड अडॉप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक रिलेटिव अपने बच्चे को दूसरे रिलेटिव को अडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन यहाँ जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो बहुत लिमिटेड डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे के बर्थ पेरेंट्स हैं और वो बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं तो वहां तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के अपने नेचुरल पेरेंट्स नहीं हैं और बच्चे का जो गार्डियन है वो बच्चे को किसी रिलेटिव को अडॉप्शन में दे रहा है तो फिर ये जो दोनों पार्टीज हैं ये बाल कल्याण समिति के सामने आएंगी और वहां आकर के अपनी जो सहमति है वो साइन करेंगी। जब ये कंसेंट साइन होगी तो उसके आधार पर बाल कल्याण समिति अपनी तरफ से एक परमिशन सर्टिफिकेट इशू करेगी और ये जो परमिशन सर्टिफिकेट है ये आगे
अडॉप्शन की जो पिटीशन है उसके साथ संलग्न किया जाएगा। इसी तरीके से जो स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन है उसके केस में भी जो दोनों पार्टीज हैं, यानी कि एक तरफ स्टेप पेरेंट और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल पेरेंट, ये दोनों ही पार्टीज सीडब्ल्यूसी के सामने आएंगी और अपनी कंसेंट वहां पर साइन करेंगी और उस कंसेंट के आधार पर सीडब्ल्यूसी अपना परमिशन सर्टिफिकेट इशू करेगी। अब ये जो परमिशन सर्टिफिकेट यहाँ पर बाल कल्याण समिति को इशू करना होगा, इसका प्रारूप एक तैयार करके रेगुलेशंस में, शेड्यूल्स में दिया गया है। तो वहां पर बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाल कल्याण समितियों को ये ध्यान जरूर रखना होगा कि यहाँ पर एक रूटीन मैकेनिकल वे में अपना परमिशन नहीं देना है। जो बेसिक इंक्वायरी है, जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, वो अपने लेवल पर जरूर करवाएं। और अगर कहीं पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल बात लगती है, कोई संशय आपको वहां लगता है, जो अडॉप्शन हो रहा है उसके मोटिव में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यहाँ जो ये दोनों तरह के डायरेक्ट अडॉप्शंस हैं, क्योंकि ये जेजे लॉ के तहत हो रहे हैं, तो जो पार्टीज हैं इन्हें अपने आप को कारा में भी रजिस्टर करना होगा। और कारा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आगे अडॉप्शन की जो पिटीशन है उसके साथ मेंशन किया जाता है। इसका पर्पस ये है कि जेजे लॉ में जितने भी अडॉप्शंस हैं, अब वो चाहे ओएस बच्चों के अडॉप्शन हो या ये डायरेक्ट अडॉप्शंस हो, इनका जो एक डेटाबेस है वो कारा को मेंटेन करना है। तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी है। और जब अडॉप्शन का फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर की कॉपी भी कारा के पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का काम है या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का काम है, ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को करना होता है। तो ऑर्फन अबैंडन कैटेगरी के जो बच्चे हैं, यानी जो ओएस कैटेगरी के बच्चे हैं, वहां तो सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को करनी है। लेकिन जो डायरेक्ट अडॉप्शंस हैं वहां पर इस तरह का जो भी फॉर्मेलिटी वाला काम है, जो कि कागजी और दस्तावेजों से संबंधित कार्य है, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी है। अच्छा, जब हम अडॉप्शन की बात सीएनसीपीस के मामलों में करते हैं, यानी ऑर्फन अबैंडन्ड और सरेंडर्ड कैटेगरी के बच्चों के मामलों में करते हैं, तो एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब बाल कल्याण समिति इस तरह के बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर देगी, तो ये बच्चा आगे रेफर किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को, और ये कारा के पोर्टल के थ्रू आगे उन पेरेंट्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने तो किसी बच्चे को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद में किसी भी फैमिली ने उस बच्चे को अडॉप्ट ही नहीं किया, तो क्या वो बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में ही रहेगा? जबकि यहाँ हम सब जानते हैं कि जो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो हमारा सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो यहाँ पर कानून ये कहता है कि अगर बाल कल्याण समिति किसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद एक निश्चित समयावधि में वो बच्चा अडॉप्शन में नहीं जाता है, यानी कोई भी परिवार उसे अडॉप्ट नहीं करता है, तो फिर उस बच्चे को फॉस्टर केयर में प्लेस किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो नियम हैं उनका पालन जरूरी है, और ये नियम दिए गए हैं रूल 44 में। तो यहाँ पर जो भी फॉस्टर केयर से संबंधित आदेश हैं वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ही देने हैं। और यहाँ बाल कल्याण समिति को ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे 6 साल तक की उम्र के हैं उनको तो जहां तक संभव हो फॉस्टर केयर में प्लेस ना किया जाए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर बहुत जरूरी है तो भी आप उसे फॉस्टर केयर में प्लेस नहीं करेंगे, कर सकते हैं, पर फिर भी कोशिश ये करिए कि वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में ही रहे, क्योंकि यहाँ अडॉप्शन ही उसके लिए प्राथमिकता है। लेकिन जो बच्चे 6 से 8 साल तक की उम्र के बीच में हैं, अगर आपने इस तरह के बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर किया है और उसके बाद 2 साल तक वो अडॉप्शन में नहीं जाता, तो फिर आप उस बच्चे को फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकते हैं। जो बच्चा 8 से 18 साल तक की उम्र के बीच का है और उसे अगर विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन अगले 1 साल तक उसे कोई भी फैमिली अडॉप्ट नहीं करती है, तो उस बच्चे को आप फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, किसी भी मेडिकल इश्यू की वजह से वो स्पेशल कैटेगरी में
इंक्लूड किए गए हैं, और वहां अगर आप बच्चे को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं पर अगले 1 साल तक बच्चे का अडॉप्शन नहीं होता है, तो फिर आप उसे फॉस्टर केयर में प्लेस कर सकते हैं। पर जिन बच्चों को आपने अडॉप्शन के लिए कंसिडर किया और आप उन्हें लीगली फ्री डिक्लेयर कर चुके हो, उनको दीर्घ अवधि के लिए आप फॉस्टर केयर में ना दें। अगर आप उनको फॉस्टर केयर में प्लेस कर रहे हैं तो ये 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म फॉस्टर केयर में आप उन्हें प्लेस कर सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन है जो अडॉप्शन और फॉस्टर केयर के बीच में है। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो ऑर्फन और अबैंडन्ड, ये जो 2 कैटेगरीज हैं, इनके बच्चों में रेगुलेशन 6 को फॉलो करना है। तो जो रेगुलेशन 6 है उसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, और वो स्टेप्स ज्यादा कुछ नहीं, वो बस यही कहते हैं कि ऑर्फन या अबैंडन्ड, अगर कोई बच्चा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो इस कैटेगरी में है, तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके जैविक परिवार का पता करने का प्रयास किया जाए। हो सकता है उसके पेरेंट्स मिल जाएं, हो सकता है कोई गार्जियन है, कोई रिश्तेदार है, एक्सटेंडेड रिलेटिव हो जो उसकी देखभाल के लिए तैयार हो, सक्षम हो, समर्थ हो, विलिंग हो। तो रेगुलेशन 6 यही कहती है कि इस तरह के बच्चों में पहले जैविक परिवार को ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो इसमें होगा क्या, जब भी ऑर्फन या अबैंडन चाइल्ड मिलेगा तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसका CWC में प्रोडक्शन जरूरी है, और इसके साथ जो रिपोर्ट लगेगी वो फॉर्म 17 में लगेगी, और यही रिपोर्ट की एक कॉपी जो कंसर्न लोकल पुलिस थाना है वहां पर भी भेजी जाएगी। ये बहुत जरूरी है। CWC के सामने जब बच्चा आ जाएगा तो CWC शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट के लिए ऑर्डर इशू करेगी, वो होंगे फॉर्म 18 में, और साथ ही में उसकी SIR के लिए भी फॉर्म 21 में ऑर्डर्स इशू हो जाएंगे। और इसके बाद अगले 3 वर्किंग डेज में बच्चे का जो ब्यौरा है, उसका फोटोग्राफ है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सभी कुछ केयरिंग्स के जो कारा का केयरिंग्स पोर्टल है उस पे अपलोड होना है, और साथ ही साथ ये जानकारी ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल पर भी अपलोड होनी है। और इसके साथ में जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वाइड सर्कुलेशन वाले, जिसमें नेशनल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, उनमें बच्चे के लिए एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया जाना चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम बच्चे के जैविक परिवार को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे इसमें स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में अगर बच्चा है तो उसकी तरफ से रिपोर्ट लगेगी। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे को रखा है तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन भी अपनी तरफ से प्रयास करेगा और अपनी रिपोर्ट लगाएगा CWC के सामने। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, DCPU की तरफ से भी अपनी तरफ एक लेवल पे इंक्वायरी की जाएगी और वो भी अपनी रिपोर्ट CWC को सबमिट करेंगे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है बच्चे के परिवार के बारे में पता लगाने का। जब अगर कोई भी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के सामने ऐसी आती है कि बच्चे का परिवार मिल गया है, तो जो भी वेरिफिकेशन करना है वो पुलिस के थ्रू होगा, और अगर परिवार में रिस्टोरेशन बच्चे के सर्वोत्तम हित में है तो बाल कल्याण समिति बच्चे को परिवार को सौंप देगी। पर अगर फैमिली नहीं मिलती है, और यहाँ पर भी कुछ समय सीमा दी गई है, 2 महीने से कम उम्र के बच्चे के बारे में अगर 2 महीने तक फैमिली का पता नहीं चलता है, और 2 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के बारे में अगर 4 महीने तक पता नहीं चलता है, तो फिर बाल कल्याण समिति इस बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर कर देगी, LFA सर्टिफिकेट इशू कर देगी। LFA सर्टिफिकेट जैसे ही बाल कल्याण समिति इशू करती है तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जो कि बहुत ही एलैबोरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। उनमें काफी विस्तृत जानकारी दी जाती है बच्चे के बारे में, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं CSR और MER। CSR यानी चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और MER यानी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। CSR में जो इंफॉर्मेशन है और MER में जो मेडिकल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सभी इंफॉर्मेशन विस्तृत तो है ही, साथ में ईमानदारी के साथ भी देनी है। तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इन्हें भरे, क्योंकि यही वो 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स देख करके आगे बच्चे को पसंद या नापसंद करते हैं।
तो यहाँ जो बच्चे की परिवार के साथ मैचिंग होगी, उसकी जो पहली कड़ी है वो है CSR और MER। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको सही तरीके से भरा जाए, और यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो हैं वो भी इस बारे में स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज को पूरा मार्गदर्शन दें। तो ये जो LFA ऑर्डर है और इसके बाद CSR और MER है वो कैरिंग्स पर अपलोड कर दिए जाएंगे अगले 10 दिनों में। एक सब रेगुलेशन 11 है जिसमें ये कहा गया है कि अगर बाल कल्याण समिति को पुलिस की तरफ से 2 महीने या 4 महीने के अंदर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो CWC ऐसा समझेगी कि रिपोर्ट मिल गई है और इसका मतलब ये है कि बच्चे का परिवार नहीं मिल रहा है। पर ये थोड़ा सा जो सब रेगुलेशन है ये कंटेंशियस है, इसको लेकर के बहुत डिबेट्स भी हुए हैं। पर्सनली मुझे भी ये सब रेगुलेशन ठीक नहीं लगती है, क्योंकि पुलिस ही वो एकमात्र एजेंसी है जो कि एक संपूर्ण फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर सकती है इस बारे में। तो बाल कल्याण समितियों की कोशिश यही होनी चाहिए कि पुलिस से इस प्रकार की रिपोर्ट जरूर प्राप्त करें। अगर नहीं मिल रही है, पुलिस को टाइम लग रहा है, तो उन्हें बार बार रिमाइंडर दीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट जरूर उनसे लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश की अगर हम कुछ व्यावहारिक परिस्थितियां देखें तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं जहां बच्चा एक राज्य से किडनैप हुआ और दूसरे राज्य में छोड़ दिया गया, तो वहां पर पुलिस को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा भी होता है कि कुछ नोमैड फैमिलीज हैं, फैमिली के बारे में क्लू तो मिल रहे हैं लेकिन फैमिली नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। सो इस तरह की जो कुछ जस्टिफाइबल रीजंस हैं उनकी वजह से हो सकता है इस रिपोर्ट के बनने में टाइम लगे। तो यहाँ पर पुलिस इस तरह की रिपोर्ट लगा सकती है कि उसे और थोड़ा टाइम की जरूरत है और उसके बेसिस पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थोड़ा और टाइम यहाँ पर अलाउ कर सकती है, और अपनी नोटिंग शीट में जो भी रीजन हैं, जो तर्क संगत कारण पुलिस ने दिए हैं, उन्हें मेंशन किया जा सकता है और इनका उल्लेख करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और अलाउ किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अधिनियम है वो बहुत ही स्पष्टता से इस बात को कहता है कि बाल कल्याण समिति हर संभव प्रयास करेगी बच्चे के जैविक परिवार का पता लगाने का। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने लेवल पर पूरी कोशिश करिए, क्योंकि जब इस तरह के केस होते हैं कि लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया बच्चे को और बच्चा अडॉप्शन में चला गया और उसके कुछ टाइम बाद जैविक परिवार आकर के बच्चे को मांग रहे हैं, तो ये बच्चे के लिए भी और बच्चे का जो दत्तक परिवार है उसके लिए भी और बच्चे का जैविक परिवार है उसके लिए भी बड़ी मुश्किल वाली घड़ी होती है, और यहाँ पर फिर वो अननेसेसरी कोर्ट लिटिगेशंस चलते हैं। सो इट इज बेटर टू अवॉइड सच सिचुएशन। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 7 के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, रेगुलेशन 7 में वो स्टेप्स दिए गए हैं जो एक सरेंडर के केस में बाल कल्याण समिति को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सरेंडर जब किसी बच्चे का होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बाल कल्याण समिति के सामने ही हो सकता है। अगर कोई भी पेरेंट या गार्डियन अपने बच्चे को स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में या किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में छोड़कर चला जाता है तो उसको हम सरेंडर नहीं मानेंगे। सरेंडर का मतलब है कि पेरेंट या गार्डियन CWC के सामने अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। जब वो इस तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो पहली कोशिश है वो ये होगी कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि वो अपने बच्चे को अपने साथ ही रखें, उसे ना छोड़ें। और यहाँ अगर उस परिवार को, उन पेरेंट्स को या गार्डियंस को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा। अगर कोई कल्याणकारी योजना गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है और उसके थ्रू उन्हें लाभ दिया जा सकता है तो यहाँ इस तरह की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर बाल कल्याण समिति को ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर सरेंडर ही होना जरूरी है, इट इज इनएविटेबल, तो फिर सरेंडर अलाउ किया जाएगा। और सरेंडर का जो प्रोसेस है उसमें ये दिया गया है कि ये पेरेंट या गार्डियन सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करेगा, जिसे आप अभ्यर्पण विलेख कहते हैं। तो जब ये अभ्यर्पण विलेख साइन हो जाएगा उसके बाद 60 दिनों का टाइम है इस पेरेंट या गार्डियन के पास, जिसे हम रिकंसिडरेशन टाइम कहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपना बच्चा वापस चाहिए तो इन 60 दिनों के अंदर अंदर उन्हें आकर के अपना बच्चा क्लेम करना होगा। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर 60 दिन एक्सपायर होते ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर कर देगी।
और जैसे ही LFA ऑर्डर इशू होगा, सर्टिफिकेट साइन होगा, उसके बाद CSR तैयार होगी, MER तैयार होगी और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स कारा के केयरिंग्स पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही ये सब अपलोड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो जो वो बच्चा है वो आगे रेफरल के लिए अवेलेबल हो जाता है और उसका जो प्रोफाइल है वो संभावित दत्तक माता पिता को दिया जाता है। आई थिंक जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको अगले एक्सपर्ट बताएंगे इस बारे में डिटेल से। पर मैं आपको यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो ये अभ्यर्पण की प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि अभ्यर्पण में एक तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहले अभ्यर्पण की जो आप एप्लीकेशन लें तो वो प्रॉपर तरीके से लें, फॉर्म 23 में लें। एक प्लेन पेपर में कई बार लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ऐसा ना हो। फॉर्म 23 रूल्स में संलग्न है, उसका उपयोग करें। और जब भी अभ्यर्पण हो तो जो कानूनी सलाहकार है जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से मिलना चाहिए, उनको वहां बुलाया जाए, वो वहां पर उपस्थित रहें, ताकि जो व्यक्ति बच्चे को सरेंडर कर रहा है उसकी एक लीगल काउंसलिंग भी जरूरी है। उसे ये समझाना जरूरी है कि इस सरेंडर के परिणाम क्या होंगे। इस सरेंडर के बाद जब बच्चा अडॉप्शन में चला जाएगा तो हो सकता है वो बच्चा देश में रहे, हो सकता है वो बच्चा बाद में किसी विदेश में किसी विदेशी परिवार के साथ चला जाए। तो यहाँ ये समझाना जरूरी है कि सरेंडर के बाद अगर अडॉप्शन हो गया तो फिर उस जैविक परिवार का उस बच्चे पर कोई हक नहीं रहेगा। तो ये जो लीगल काउंसलिंग है ये देना बहुत जरूरी है। तो चाहे पेरेंट या गार्डियन निरक्षर हो या पढ़े लिखे हो, वैसे कानून में तो ये कहा गया है कि जहां पर वो इलिटरेट हो वहां पर ही उनकी लीगल काउंसलिंग, लीगल एड काउंसिल्स करें, बट प्रैक्टिकली देखें तो लीगल काउंसलिंग सबकी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो समझ में नहीं आते। तो सरेंडर करने के बाद अगर वो 60 दिनों में नहीं आएंगे और उसके बाद फिर बच्चा मांगेंगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि कानून में जो अभ्यर्पण विलेख में लैंग्वेज यूज की गई है वो यह उसमें ये कहा गया है कि इस 60 दिनों के बाद उनकी जो सहमति है वो इररिवोकेबल है, वो वापस से बच्चे को क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको अभ्यर्पण के समय ही समझाना जरूरी है। देन इसके बाद एक फॉर्म 24 है जो रूल्स में दिया गया है, तो ये अभ्यर्पण विलेख के लिए है। पर मैं यहाँ आपको यही कहूंगी कि जो रेगुलेशंस में शेड्यूल 5 दी गई है उसको आप उपयोग में लाएं, क्योंकि ये बाद में तैयार की गई हैं। और इसी तरीके से LFA सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 25 जो रूल्स में दिए गए हैं वो पहले बनाए गए थे, अभी रेगुलेशंस में जो शेड्यूल 1 है उसको आप उपयोग में लेकर आए। अच्छा, बच्चा जो 6 साल से कम उम्र का है उसे आप स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में ही रखेंगे। जो 6 साल से ऊपर का बच्चा है उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा जा सकता है। अगर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी नहीं है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो जो भी CCI में शिशु गृह है जहां पर छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था है वहां पर रखा जा सकता है। किसी केस में आपको ये लग रहा है कि सरेंडर करते ही बच्चे को सडनली पेरेंट्स से अलग नहीं किया जाना चाहिए, तो उस बच्चे को पेरेंट के साथ रखा जा सकता है और ये केस सुपरविजन में रह सकता है। तो यहाँ पर बाल कल्याण समिति को हर केस में जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी तरह के घटक हैं उनको देख करके अपनी जो विजडम से यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभ्यर्पण करेगा कौन? तो जैसा कि मैंने कहा, अभ्यर्पण सबसे पहले तो CWC के सामने ही किया जाना चाहिए। पर यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई बायोलॉजिकल पेरेंट या लीगल गार्डियन आपके सामने नहीं आता है और कोई थर्ड पर्सन आकर के बच्चे को सरेंडर करना चाहता है, जैसे चाचा हो गया जिसको कि कोर्ट ने लीगल गार्डियन अपॉइंट नहीं किया है, बच्चे का चाचा आपके पास आया है, या मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और पड़ोसी जो है वो बच्चे को लेकर के बाल कल्याण समिति के सामने लाता है, तो इसको हम सरेंडर नहीं मानेंगे। यहाँ पर ये बच्चा अबैंडन्ड बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई एक पेरेंट अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है और दूसरे पेरेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दूसरे पेरेंट के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है या नहीं पता उसे, तो भी इस बच्चे को अबैंडन्ड बच्चा माना जाएगा, इसको सरेंडर्ड बच्चा नहीं माना जाएगा।
अगर कोई अनवेड मदर आकर के अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहती है सीडब्ल्यूसी के सामने, तो ये अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अनवेड मदर्स के साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये सोशल रीजन भी है, फिजिकल इमोशनल रीजन भी है, जो कि उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ अगर अनवेड मदर कंफर्टेबल नहीं है पूरी बेंच के सामने अपनी बात कहने में, तो कानून उसे ये सहूलियत देता है कि वो एक सिंगल महिला सदस्य के सामने अभ्यर्पण विलेख साइन कर सकती है। अगर अनवेड मदर नाबालिग है, माइनर है, तो फिर वहां पर कम से कम एक एडल्ट विटनेस के साइन चाहिए अभ्यर्पण विलेख पर। ये सवाल भी बार बार उठता है कि क्या माइनर मदर जब अपने बच्चे को सरेंडर कर रही है तो उस माइनर के पेरेंट्स के सिग्नेचर जरूरी है? अगर पेरेंट्स हैं और वो साथ में हैं, साइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। उसके साथ कोई और भी अगर एडल्ट है जो कि एज विटनेस साइन कर सकता है तो ये अलाउ किया गया है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी अभ्यर्पण के बारे में। और अभ्यर्पण की जो ये प्रक्रिया होती है ये अति गोपनीय है। वैसे तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जितनी भी कार्यवाही होती है वो सारी ही कॉन्फिडेंशियल है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, लेकिन खास तौर पर जो ये सरेंडर का प्रोसेस है ये तो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल है। तो यहाँ पे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के केस से रिलेटेड नहीं है तो उस व्यक्ति को उस टाइम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चैम्बर में अलाउ ना किया जाए जब इस तरह अभ्यर्पण हो रहा हो। और अभ्यर्पण के केस में किसी भी तरह का सार्वजनिक नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, बाल कल्याण समिति को और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो कि इस तरह का केस हैंडल कर रही है या जो भी सोशल वर्कर वहां पर उपस्थित है, ये उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति अभ्यर्पण कर रहा है उसे अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति यानी जो सरेंडर डीड है उसका एक कॉपी जरूर दिया जाए, ये उसका अधिकार है। तो ये आपका अभ्यर्पण का पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ऑर्फन और अबैंडन्ड चिल्ड्रन है उनके केस में रेगुलेशन 6 को फॉलो करना है। सो बेसिकली रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे और बाद में आपको LFA सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करना होगा। LFA सर्टिफिकेट को इश्यू करते टाइम आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि LFA सर्टिफिकेट पर कम से कम 3 CWC मेंबर्स के साइन होने चाहिए। अब साइन होने का मतलब ये है कि कम से कम 3 सदस्यों का ये मत होना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर 5 सदस्यों का ये ओपिनियन है तो बहुत ही अच्छी बात है, 5 सदस्य उस पर साइन करें। पर मान लीजिए किसी समय कोई एक सदस्य अवेलेबल नहीं है, ऐसा बहुत होता है कि किसी को मीटिंग में जाना है या कोई छुट्टी पर है, मान लीजिए 3 ही सदस्य हैं तो वो 3 सदस्य साइन कर सकते हैं। पर अगर सिर्फ 2 सदस्यों ने साइन किया है या 1 सदस्य ने साइन किया है तो फिर ये जब इस तरह के LFA सर्टिफिकेट्स कारा के पोर्टल पर अपलोड होते हैं तो फिर वो मान्य नहीं माने जाते हैं, इनको वापस भेज दिया जाता है और ये फिर से वापस प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और खास करके कुछ ऐसे भी मामले आए जहां पर सोशल वर्कर्स सोचते हैं कि ठीक है 3 के साइन हो गए तो बाकी 2 से क्यों साइन करवाना है। तो इस तरह से ना केस को हैंडल करें। जरूरी है कि सभी सदस्यों के साइन ले लिए जाएं। अगर 5 सदस्य वहां बैठे हैं तो सभी के साइन लिए जाएं। तो उससे ये होगा कि जो वो सर्टिफिकेट है वो और ज्यादा उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि उसमें फिर 5 सदस्यों का ये ओपिनियन होगा कि हाँ, इस बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर किया जा सकता है। जब भी कोई केस ऐसा है जहां पर सहोदर बच्चे हैं यानी कि सिबलिंग्स हैं, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन या जुड़वा बच्चे हों, तो वहां पर बाल कल्याण समिति को एक सिंगल ऑर्डर इशू करना है, यानी सिंगल LFA सर्टिफिकेट वहां पर इशू होगा। लेकिन अगर किसी केस में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन दोनों सहोदर बच्चों का साथ में रहना उनके सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो फिर आप अलग से LFA सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। पर इस तरह के केस में आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन कारा की रिलैक्सेशन कमेटी को देनी होगी। अब ये बात आपको कानून में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसके रिगार्डिंग कारा ने सर्कुलर इशू किया है। तो जिस समय आप सहोदर बच्चों का केस कंसिडर कर रहे हैं और वहां आपको ऐसा लगता है कि
दोनों बच्चों को अलग करने की जरूरत है और एक बच्चे को आप लीगली फ्री डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वहां आपको इस बारे में कारा की रिलैक्सेशन कमेटी को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि रिलैक्सेशन कमेटी भी इस केस को कंसिडर करे और इसे ग्रीन सिग्नल दे दे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सीडब्ल्यूसी ने तो एलएफए सर्टिफिकेट इशू कर दिया, पर बाद में जाकर के रिलैक्सेशन कमेटी जो है कारा की, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और वहां पर मामला पेंडिंग रह गया। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जहां पर भी बच्चा 5 साल से अधिक उम्र का है तो उसकी सहमति की आवश्यकता है, और जब एलएफए सर्टिफिकेट साइन होगा तो वहां पर जो उसकी सहमति वाला बॉक्स है उसे टिक किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा है वो मेंटली प्रिपेयर है, उसे पता है कि अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन के संबंध में उसकी काउंसलिंग की गई है और उसे समझाया गया है कि इस तरीके से वो किसी फैमिली में जा सकता है। तो यहाँ ये सहमति जरूरी है। स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के बारे में मैं यही कहूंगी कि ये एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए जरूरी है सेक्शन 41 में रजिस्ट्रेशन भी और सेक्शन 65 में रिकॉग्निशन भी। तो यहाँ पर जो भी बाल कल्याण समिति के अधीन जिस भी तरह से स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी आ रही है, तो वहां जब इंस्पेक्शन हो या मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो तो बाल कल्याण समिति के सदस्य भी इस बात का ध्यान रखें कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ये वैलिड हों। अगर एक्सपायर हो गए हैं तो टाइमली इनका रिन्यूअल भी जरूरी है। और मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में आप लोग जरूर ये डिस्कस करिए कि हर बच्चे का इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार किया गया हो और हर बच्चे की काउंसलिंग भी की जा रही हो अपने अपने लेवल पर, उसकी एज के हिसाब से। क्योंकि जो अडॉप्शन का प्रोसेस है उसमें प्री अडॉप्शन काउंसलिंग, अडॉप्शन प्रोसेस के दौरान काउंसलिंग और पोस्ट अडॉप्शन काउंसलिंग, इन तीनों ही काउंसलिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि तभी वो बच्चा एक नए परिवार में जाकर के अच्छे से सामंजस्य बैठा पाता है। और दूसरी तरफ परिवार जो होते हैं उनकी काउंसलिंग भी जरूरी होती है। तो ये बात सोशल वर्कर्स भी ध्यान रखें और बाल कल्याण समिति के सदस्य भी ध्यान रखें। जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज हैं उनमें एक बेबी क्रेडल पॉइंट होना तो जरूरी है ही, ताकि अगर कोई बच्चे को वहां छोड़ना चाहता है तो सेफली छोड़ सके। और यहाँ जो भी बच्चा पालने में मिलता है उसके केस में तो किसी तरह की एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, लेकिन अगर पुलिस कोई बच्चे को किसी स्थान, किसी आरक्षित स्थान से लेकर आई है और वहां पर आईपीसी के सेक्शन 317 के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई है, तो इस तरह के केस में फिर बाल कल्याण समिति को वेट करना पड़ेगा। पुलिस जब अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा देगी उसके बाद ही आप बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर कर पाएंगे। जब पुलिस ये कह देगी कि बच्चे के बारे में, बच्चे के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, तो उसके बाद ही आप बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में आई थिंक जो अगले एक्सपर्ट हैं आपको बताएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस का एक हिस्सा है। इनकी जो योग्यता है वो सेक्शन 57 और रेगुलेशन 5 में दी गई है, लेकिन जो रिलेटिव अडॉप्शन है या जो आपका स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन है, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज बाल कल्याण समिति के सामने आती हैं, तो वहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जो एज रिलेटेड क्राइटेरिया दिया गया है रेगुलेशन में प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए, वो स्टेप चाइल्ड अडॉप्शन और रिलेटिव चाइल्ड अडॉप्शन पर एप्लीकेबल नहीं है, तो उसकी चिंता वहां करने की जरूरत नहीं है। एक जो बहुत जरूरी बात आप सभी से मैं करना चाहूंगी वो है डिसरप्शन और डिसोल्यूशन के बारे में। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं या जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके केसेस में डिसरप्शन बहुत हुए हैं, यानी कि बच्चे का और जो अडॉप्टिव फैमिली है उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और सामंजस्य ना होने की वजह से उन्होंने, फैमिलीज ने बच्चे को वापस दे दिया, या क्योंकि ऐसा लगा कि अडॉप्शन बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं था तो एजेंसी ने बच्चे को वापस ले लिया। तो जब भी इस तरह से कोई अडॉप्शन फेल होता है तो बच्चा वापस एजेंसी में आ जाएगा। जब बच्चा वापस एजेंसी में आ जाएगा तो उस बच्चे की जो स्टेटस है केयरिंग्स पर अपडेट करना जरूरी है। यहाँ बाल कल्याण समिति को नया कोई फ्रेश एलएफए सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है, लेकिन जो एजेंसी है वो अपनी तरफ से कारा को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी और ये मैंडेटरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डिसरप्शंस हुए लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट कारा को नहीं दी गई,
तो इसके बारे में कारा ने बहुत ही एक स्ट्रिक्ट सर्कुलर निकाला था। ये मैंडेटरी है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे इसमें एजेंसी के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान एजेंसी भी रखे और बाल कल्याण समितियां भी रखें। एक तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होनी है। दूसरी बात, क्योंकि बच्चा अभी भी अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री है, तो वहां बच्चे का अगला रेफरल भी होगा, यानी बच्चे को किसी दूसरे संभावित दत्तक माता पिता को रेफर किया जाएगा। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि एक बच्चा जब एक परिवार से वापस आ जाता है तो उसका एक विशेष काउंसलिंग हो, ताकि उसे फिर से मेंटली प्रिपेयर किया जा सके। अब यहाँ पर अगर किसी केस में आप ये नोटिस करते हैं कि एक बच्चा एक परिवार से वापस आ गया, यानी डिसरप्शन हो गया, उसका फिर से अडॉप्शन हुआ, फिर डिसरप्शन हो गया, और इस तरीके से जब कोई रिपीटेटिव पैटर्न आप देख रहे हैं, तो वहां आप जरूर गौर करिए। हो सकता है कि अडॉप्शन उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। तो ऐसी कोई भी बात अगर आपकी नोटिस में आती है तो आप कारा को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि आगे उस बच्चे का जो रेफरल है वो ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि कई जी। बार बच्चा जब एक फैमिली में जाता है फिर दूसरी फैमिली में जा रहा है, बार बार जब उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इससे बच्चे के भावनात्मक और उसके जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आगे ऐसा ना हो कि इस प्रक्रिया की वजह से बच्चे का जो हित है वो गलत तरह से प्रभावित हो। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। एक जैसा कि डॉक्टर चौबे ने बताया, कविता जी थोड़ा, क्योंकि दूसरे स्पीकर भी हैं। बस हो गया, ये लास्ट पॉइंट है और मैं इसके साथ इसको वाइंड अप कर रही हूँ। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सेक्शन 80 और 81 में जो प्यूनिटिव प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों का अडॉप्शन है, अगर वो जेजे एक्ट के प्रोसेस के अनुसार नहीं होता है, किसी और तरीके से करने की कोशिश की जाती है, तो इसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। और अगर बच्चे की खरीद फरोख्त होती है, किसी भी तरह का मनी एक्सचेंज होता है, तो इसको भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। और यहाँ पर पुलिस के लिए ये डायरेक्शन है, पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होगी और जो बच्चा है उसको लेकर के बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना है, और इसमें आगे जो निर्देश देने हैं वो बाल कल्याण समिति को ही देने होंगे बच्चे के संबंध में। तो ये कुछ जरूरी बातें थी अडॉप्शन के बारे में, कानूनी प्रावधानों के बारे में, और यहीं पे मैं इसको अभी खत्म करती हूँ। जी, थैंक यू आप कविता प्लीज ये जी। प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा। जी जी, आप मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू कविता जी। थोड़ा लंबा सेशन हो गया, पर मेरा इंटेंशन था कि इस 2 पार्ट में करके आज इस विषय को हम कंप्लीट करें। काफी क्वेरीज आ रही थी इसी विषय पे आगे करने के लिए। एंटायर प्रोसेस, एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में, कारा का क्या रोल है, सा क्या क्या रोल होता है, इन सारी चीजों पे और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ तपोव्रत जी जुड़े हुए हैं, MSW फ्रॉम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी असम। लगभग 7 सालों का एडॉप्शन में ही उनका अनुभव है, एक्सक्लूसिवली एक्सपीरियंस इन एडॉप्शन। A social worker in SA, he has been a social worker in SA also, as well as worked as a legal consultant for CARA for so many years. So I request Tapobrat to kindly unmute and put forward your words. Tapobrat ji, Tapobrat आप हैं, सुन पा रहे हैं? Tapobrat जी, Yes, sir. Yes, sir. yes, I'm can here, sir. start your presentation. काफी सारे क्वेश्चन हैं, अब इसके बाद में लेंगे जी। लीगल कंसल्टेंट नहीं सर, सिर्फ कंसल्टेंट था मैं कारा में। ओके, कंसल्टेंट, आई करेक्ट माय सेल्फ, कंसल्टेंट इन कारा। ओके जी सर। गुड इवनिंग मैम, कविता मैम। कविता मैम ने बहुत अच्छे से समझा दिया है जो एडॉप्शन प्रोविजंस है या लीगल प्रोसेस है, ये अच्छे से समझा दिया है। तो मैं क्विकली एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में मैं सबको बताऊंगा। मैं स्लाइड्स देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन आंसर समझ के बाद नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा आपका। सॉरी सर, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड सर, मैं ओपन कर रहा हूँ।
दिख रहा है सर? यस, दिख रहा। हाँ अभी आया। ठीक, दिख रहा। ओके। यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे। नहीं, पर हमको दिख रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन में दिख रहा है। यस सर, विजिबल है। आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। जो भी हो, मैं वैसे ही स्टार्ट कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा कृपा शंकर जी। जी ठीक है। मैं जो एडॉप्शन और एडॉप्शन प्रोसेस के प्रोविजंस के बारे में मैम ने अच्छे से बता दिया है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एडॉप्शन में हम लोग देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। और जो ये देखते हैं कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में ही बच्चा प्लेस हो जहां से वो बिलोंग करते हैं। और सारे जो एडॉप्शंस जो है वो रजिस्टर होना है केयरिंग्स में, चाहे कि वो सीएनसीपी बच्चा या एडॉप्टेबल या नॉन एडॉप्टेबल जो भी बच्चे हैं सास में है, वो सारे बच्चे केयरिंग्स में एंट्री होना है। ये देखने को मिलता है कि बहुत जगह पे ये जो नॉट एडॉप्टेबल बच्चे हैं वो केयरिंग्स में एंट्री नहीं होते हैं। सास में सीसीआईएस में तो रहते हैं वो बच्चे, लेकिन केयरिंग्स में एंट्री नहीं होता है। तो हम लोगों ने यहाँ जो कारा के लोगों ने वहां पे एक वेबसाइट, अपने वेबसाइट में सर्कुलर्स इशू किया है कि सारे जो सीएनसीपी बच्चे हैं वो अपने केयरिंग्स में एंट्री होना है। और अगर एंट्री नहीं होता है तो वो एक वायलेशन माना जाएगा और सास के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकते हैं, कारा एक्शन ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है कि जो मैम ने जैसे बोला सरेंडर बच्चे में स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है। अबैंडन या सरेंडर हो, ये जो भी है एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग को रखना है। सारे ये जो एलिजिबिलिटी ऑफ पेप्स जो है सेक्शन 57 में और रेगुलेशन 5 में क्लियरली वहां पे मेंशन्ड है। ये कपल या सिंगल पेरेंट जो भी हो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। एक मेल एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, और एक फीमेल, दोनों सिंगल फीमेल पैप, दोनों बच्चे गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मेल जो है वो सिर्फ एक बॉय चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एक कपल मिनिमम 2 years ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। अगर 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप नहीं होता है उनका, तो एडॉप्शन के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेप्स को 3 बच्चे दिखाया जाता है, ऑर्फन, अबैंडन्ड या सरेंडर्ड, ओएस जो भी है 3 बच्चे दिखाया जाता है। 3 लेकिन एक साथ ही नहीं दिखाया जाता। मान लीजिए एक बच्चा दिखाया, पेरेंट को पेरेंट देख के जो MER CSR उनके साथ होता है, जो लीगली फ्री सर्टिफिकेट होता है, वो सारे उनको दिखते हैं। वो दिखने के बाद अगर मान लीजिए उनका मन नहीं बन रहा है, लोग वो अडॉप्ट नहीं भी कर सकते उन बच्चे को। लेकिन अगर वो रिजर्व कर लेते हैं बच्चा, फिर उसके बाद वो मन बना लेते हैं कि नहीं अडॉप्ट नहीं करना है, तो उनका सीनियरिटी नीचे चला जाएगा अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा उनको दिखा है लेकिन उनको लगता है कि हम लोग को ये अडॉप्ट नहीं करना है बच्चा, तो अगर वो बच्चा रिजर्व नहीं करते हैं तो विदिन 60 डेज उनको फिर से एक बच्चा दिखाया जाएगा। ऐसे 3 बार 3 बच्चे दिखाए जाएंगे। अगर 3 बार में भी रिजर्व नहीं करते हैं बच्चा, तो उनका सीनियरिटी ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया वहां पे क्लियरली रेगुलेशन 5 में लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप के लिए। उसके बाद एडॉप्शन के बाद मैं बाद में आऊंगा कौन से प्रोसेस होता है, क्या क्या पहले आता है, क्या क्या बाद में आता है। CWC का जो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि जो बच्चे आते हैं CWC में, उनको लेना, उनको डिक्लेयर करना लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन के लिए विदिन टाइम पीरियड के बारे में भी मैं थोड़ा क्विकली बाद में आऊंगा। उसके बाद इंस्पेक्शन करना सास का, CCIS का, कि वो जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। अपने जो लीगल सर्विस जो CNCP बच्चों का है वो प्रोवाइड करवाना। रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन जो बच्चे हैं आए हैं,
या किसी को री इंटीग्रेशन करना है, वो भी देखना है कि उनको कैसे कितने टाइम पे वापस किया जाए। एक डॉक्यूमेंट जो है एवरी जो केस समरी है वो एवरी केस अलग अलग से एक रिकॉर्ड समरी बना के एक मेंटेन करना। क्वार्टरली रिपोर्ट जो पेंडिंग केसेस है, कितना पेंडिंग केसेस है अपने सीडब्ल्यूसी में, क्यों है, विथ फैक्ट्स, वो क्वार्टरली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना। ये जो है रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो टाइम पीरियड में करना है, क्योंकि बहुत डिले देखने को मिलता है कभी कभी। जो एक बच्चा है वो 24 आवर्स के अंदर ही प्रोड्यूस करना है सीडब्ल्यूसी के समक्ष, कोई सा या सीसीआई या जो भी साइडलाइन को मिलता है, तो 24 आवर्स के अंदर ही यहाँ पे बच्चे को प्रोड्यूस करना होगा। एक लोकल पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स के अंदर ही एक रिपोर्ट देना होगा कि एक ऑर्फन अबैंडन बच्चा मिला है। और एक इंटरिम केयर ऑर्डर जो सीडब्ल्यूसी सा को या सीसीआई को प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए रखना है, या और उसके बाद 3 दिन के अंदर ये भी ध्यान में रखना है, ये डीसीपीयू के साथ आप सीडब्ल्यूसी को इंस्ट्रक्ट जरूर कराना है कि डीसीपीयू 3 दिन के अंदर ही न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखने को मिलता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन बहुत दिन से पेंडिंग है और कोई भी ध्यान में नहीं ला रहा है, तो सीडब्ल्यूसी को ये ध्यान में रखना होगा कि डीसीपीयू ने 3 वर्किंग डेज में बच्चे का पब्लिकेशन किया है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। तो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक 15 डेज के अंदर सा और डीसीपीयू को देना है, 30 डेज के अंदर देना है, क्योंकि उसके बाद सीडब्ल्यूसी को फाइनल ऑर्डर जो लीगली फ्री का है वो डिक्लेयर करना है। तो 30 डेज के अंदर ही जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, सास की कोई पेरेंट आया है क्लेम करने के लिए, या डीसीपीयू ने क्या क्या किया है, बच्चे का फैमिली को पता करने के लिए क्या क्या किया है, पेपर पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं, कि उसके अलावा भी क्या क्या किया है डीसीपीयू ने, तो ये एक रिपोर्ट देना है सीडब्ल्यूसी को 30 डेज के अंदर। सीडब्ल्यूसी को लीगली फ्री अगर कोई नहीं आता है 2 महीने में या 4 महीने में, 0 to 2 years अगर बच्चे को होता है वो 2 महीने देखते हैं, या 2 से बड़े बच्चे जो है वो हम लोग 4 महीने लेते हैं। 4 महीने में अगर नहीं आता है या 2 महीने में नहीं आता है तो सीडब्ल्यूसी को वो डेट, वो टाइमलाइन फॉलो करना है, और टाइम के अंदर ही बच्चे को लीगली फ्री सर्टिफिकेट इशू कराना है। और जो लीगली फ्री सर्टिफिकेट में अगर बात आया है तो जो शेड्यूल 1 में है, एडॉप्शन रेगुलेशन के शेड्यूल जो 1 में है, वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट फॉलो कारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो देखना है कि वही फॉर्मेट यूज हो, और जितना तक हो इंग्लिश में। हेलो, कंटिन्यू करें हमारी आवाज जी। और वही सीडब्ल्यूसी में वही फॉर्मेट यूज और इंग्लिश में यूज हो। कभी कभी क्या होता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट है और उसमें कभी कभी हिंदी में भी इशू कर देते हैं। ये कोई इशू नहीं है, ये होता है, वो भी होगा, लेकिन जब साउथ इंडिया में जाता है तो जज या जो भी है वो इशू करते, तो इसीलिए जितना तक हो सके कि इंग्लिश फॉर्मेट ही यूज करे शेड्यूल 1 का। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आते हैं और हम लोग रुके रहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आया, अगर पुलिस रिपोर्ट 2 या 4 महीने में नहीं आता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये हम लोग लीगली फ्री इशू कर सकते हैं। ये रेगुलेशन 611 में एडॉप्शन रेगुलेशन क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे मैम ने बोला कि 3 मेंबर्स का जो सिग्नेचर लीगली फ्री सर्टिफिकेट में होना मैंडेटरी है। बहुत सारे केसेस में ऐसा मिलता है कारा को कि 3 सीडब्ल्यूसी मेंबर्स सिर्फ 2 का ही सिग्नेचर होता है। जेन्युइन रीजन होता है, कभी कभी सीडब्ल्यूसी मेंबर्स ही नहीं होता है वहां पे, तो उस टाइम पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये केस हम लोग दूसरे सीडब्ल्यूसी में ट्रांसफर करके भी हम लोग करवा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, इसके वजह से ही बहुत सारे डिले होते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर 2 मेंबर से हम लोग जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एक लेटर के थ्रू बता दें कि हम लोग 2 ही है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी जल्द से जल्द एक सीडब्ल्यूसी मेंबर अपॉइंट कर सके। और सिबलिंग्स और ट्विन्स, कभी कभी बहुत सारा इशू ये आता है कि सिबलिंग और ट्विन्स के जो डिक्लेयर करते हैं लीगली फ्री, तो 2 इशू कर देते हैं या 3 इशू कर देते हैं अलग अलग सर्टिफिकेट। तो ये नहीं होना है, सिर्फ एक ही इशू करना है लीगली फ्री
प्रॉपर नाम और नाम मेंशन करके वहां पे एक ही सिंगल ऑर्डर निकालना है। 3 ऑर्डर, 2 बच्चे होने, 3 होने से 2 नहीं, एक ही। सिबलिंग्स होने से 3 बच्चा अगर है सिबलिंग्स तो 3 लीगली फ्री नहीं, सिर्फ एक ही। तो ये ध्यान में रखना है। वो रेगुलेशन 619 ऑफ एडॉप्शन रेगुलेशन में क्लियरली वहां पे मेंशन है। और जब डिक्लेयर करते हैं तो सा जो है वो विद इन 48 आवर्स केयरिंग्स में वो डाल देते हैं जो लीगली फ्री है CSR और MER के साथ। और तब बच्चे को दिखने लगता है पेरेंट्स को ऑनलाइन, जो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन किए हैं अडॉप्शन के लिए। सरेंडरिंग बच्चे के बारे में मैम ने अच्छे से बोल ही दिया। 1-2 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि सरेंडर जब बच्चे पेरेंट्स करने के लिए आते हैं तो वहां पे एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाए, जो काउंसलिंग है विद अटमोस्ट रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी दिखाया जाए। बहुत सारे CWCs में ऐसा होता है कि उनको डांटने लग जाता है, क्यों किया किस लिए किया। तो इन सब वजह से वो बहुत एम्बेरेस हो जाता है और बाद में हम लोग को वो अबैंडन कर देते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं। ऐसा केसेस भी हम लोग को मिला है। तो इसीलिए हम लोग देखें कि कॉन्फिडेंशियलिटी और बहुत प्यार और एम्पैथी से उनको डील किया जाए, क्योंकि बाद में यही देखना है कि अच्छे सेफ सरेंडर हो, ना कि बच्चा कहीं पे फेंक गया हो, कि बच्चा पेरेंट्स CWC में आना ही घबरा जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग को बेस्ट इंटरेस्ट देखना है कि बच्चे को कहीं पे फेक या कुछ नहीं किया जाए, सिर्फ सरेंडर करने के लिए ही आए। और जो 2 महीने रिकंसिडरेशन पीरियड है वो देना है उनको, अच्छे से काउंसलिंग करना है उस टाइम पे कि आपके 2 महीने हैं। कभी कभी पता ही नहीं होता है उनको कि 2 महीने तक हम लोग को रिकंसिडर या सोचने का मौका है, क्योंकि जब काउंसलिंग होता है वहां पे सोशल वर्कर को ये ध्यान में रखना है कि उनको ये क्लियरली बता दे कि आपके पास 2 महीने है कि आप अगर रिकंसिडर करना चाहते हो, बच्चे को लेके जाना चाहते हो, आप खुद परवरिश करना चाहते हो, तो आपके पास 2 महीने हैं। कभी कभी उसके बाद भी आता है और बोलते कि हम लोग को पता ही नहीं था। तो ऐसा ना हो, उस टाइम पे काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए। सरेंडर केस में कहीं भी पब्लिक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, ये कंप्लीट प्राइवेसी है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। और अगर 7 दिन तक कोई नहीं आता है, 2 महीने 7 दिन तक कोई नहीं आता है, तो CWC लीगली फ्री डिक्लेयर कर देना है। ये जो है जब एक बच्चा OS बच्चा आता है वो पहले CWC में आता है, उसके बाद CWC एक सा या CCI में, इन कंट्री जो अडॉप्शन है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो एक फिर उसके बाद सा CWC CCI या सा में प्लेस करता है। प्रोसेस होता है तब वो बच्चे का जो CSR MER या जो लीगली फ्री सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं, सा अपलोड करते हैं। CCI का अगर बच्चा है वो सा ही अपलोड करेंगे। CCI का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि CCI अपलोड कर पाए अपने पोर्टल पे, CCI का पोर्टल अभी तक बना नहीं है। तो सा जो CCI सा के साथ लिंक्ड है, वही लिंक्ड सा ही अपलोड करेंगे। सारे जो MER मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट या साइल स्टडी रिपोर्ट वो सा अपलोड करेंगे ऑनलाइन, और अपलोड करने के बाद पेरेंट्स को दिखने लग जाता है। पेरेंट्स जो रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट में जाके, उनके 4-5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, उनके फोटोग्राफ, उनके पैन कार्ड, उनके एड्रेस प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एक इनकम प्रूफ। ये अपलोड करने के बाद जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको ऑप्शन भी है, वो मेल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं कि फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। कौन से स्टेट से वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक मध्य प्रदेश का एक पैप्स है, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सारे इंडिया से अडॉप्ट कर सकते हैं। वहां पे वो चूज करेंगे कि कहाँ से उनको अडॉप्ट करना है, गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड अडॉप्ट करना है, वो चूज करेंगे। फिर उसके बाद जो वो अपलोड कर देंगे वो डॉक्यूमेंट्स, वो एक वेटिंग पीरियड, वो क्यू में चला जाता है, एक वेटिंग पीरियड, उनका वो प्रोसेस एक आ जाता है। तो जब उनका सीनियरिटी आता है तब उनको जब वो अपलोड कर देता है, वो एक सा में अपलोड करना होगा। मैं भूल गया ये बात बोलने, सा में अपलोड करना है। उनके जो पास का जो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है उनमें वहां पे अपलोड करते हैं पेरेंट। और जो सा है वो होम स्टडी करते हैं विद इन 30 डेज। वहां होम स्टडी में क्या होता है, सोशल वर्कर जाता है घर में, वो देखते हैं सारे जो पेरेंट्स एलिजिबल है कि नहीं, उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, वो रेडी है कि नहीं अडॉप्शन के लिए, सिर्फ ये देखते हैं। और काउंसलिंग भी होता है कि अडॉप्शन करने के लिए उनको क्या प्रिपरेशन करना है, क्या देखना है, वो सारे
एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अगर वो सोशल वर्कर को लगता है कि पेरेंट्स एलिजिबल है तो वो एक्सेप्ट करके होम स्टडी अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, और उस टाइम से ही वो पेरेंट सीनियरिटी में चला जाता है। और जो जब सीनियरिटी आता है तो उनको, जो मैंने पहले ही बोला, बच्चा 3 दिखाया जाता है तो उनको बच्चा दिखता है, और विद इन 20 डेज उनको बुलाया जाता है। और वो जब रिजर्व करते हैं बच्चे को, 48 आवर्स होता है उनके पास रिजर्व करने को। 48 आवर्स के बाद जब वो रिजर्व करते हैं, विद इन 20 डेज वो उस साल में, जिस साल में बच्चा है, जिस साल से बच्चा उनको दिखाया गया है, जिस स्टेट में उन्होंने ऑप्ट किया था, उस स्टेट से ही एक बच्चा जिस साल में है उनको दिखाया जाएगा। और उस साल में 20 डेज के अंदर रिजर्व करने के बाद उनको एक एडॉप्शन कमिटी बैठते हैं, एडॉप्शन कमिटी के आगे उनको हाजिर होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, होम स्टडी रिपोर्ट लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको हाजिर होना है। अडॉप्शन कमिटी देखेंगे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, सारे एक इंटरव्यू जैसा होता है वहां पे। तो वो क्लियर होने के बाद एक्सेप्टेंस करते हैं, बच्चे को दिखाया जाता है पेरेंट को, और एक्सेप्टेंस करने के बाद प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में वो पेरेंट लेके जाता है। एक डीड बनता है प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर का 2 महीने का, और डीड बनने के बाद वो बच्चा पेरेंट घर ले जा सकते हैं उसी टाइम पे। और विद इन 10 वर्किंग डेज सा पिटीशन फाइल कर देते हैं कोर्ट में, 7 वर्किंग डेज सॉरी, पिटीशन फाइल कर देते हैं ऑनलाइन कि, और कोर्ट को भी ये 2 महीने के अंदर कोर्ट ये केस क्लियर करना है, 60 डेज के अंदर ये डिस्पोज करना है। उसके बाद जो है पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप होते हैं 2 साल तक, 6 महीने बेसिस पे। और कोई अगर एडजस्टमेंट डिफिकल्टी होता है या है, ये काउंसलिंग देना है। मैम ने जैसे बोला डिस्ट्रप्शन रिजोल्यूशन होता है। डिस्ट्रप्शन रिजोल्यूशन में सीडब्ल्यूसी का रोल सच नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिसोल्यूशन के केसेस में क्या होता है, डिस्ट्रप्शन वो केसेस है जो कोर्ट ऑर्डर आने से पहले ही वापस कर देते हैं। तो उस केसेस में आके छोड़ के जाते हैं पेरेंट, उस केसेस में सीडब्ल्यूसी का इतना रोल नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन के केसेस में क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि डिसोल्यूशन कोर्ट ऑर्डर आने के पहले ही एडजस्टमेंट डिफिकल्टी हो, और आने के पहले ही पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम लोग बच्चा नहीं रख सकते हैं, और डिसोल्यूशन कंप्लीटली पेरेंट्स करते हैं, सा का कुछ रोल नहीं है उसमें। डिसोल्यूशन कोर्ट ऑर्डर एनालमेंट होने के पहले ही ऐसा एडजस्टमेंट डिफिकल्टी हो और पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग को छोड़ के जाना है, सा को वो करते हैं। तो क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर हो गया है, उनका बच्चा है, तो सा डायरेक्टली ये नहीं ले सकते हैं बच्चा। उन केसेस में क्या होता है, और सीडब्ल्यूसी भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी नहीं लेंगे क्योंकि आपने डिसोल्यूशन हो गया है, आप कोर्ट ऑर्डर लेके आओ तभी लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट हो, क्योंकि उनके साथ बच्चा अनसेफ है, सेफ नहीं भी हो सकता है। उस टाइम पे हम लोग ये कर सकते हैं, जब सीडब्ल्यूसी के आगे आएंगे, एक कोर्ट और एक जो केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर करना है सा को या सीसीआई को कि रखने के लिए, और एक अंडरटेकिंग भी ले सकते हैं पेरेंट्स से कि जब तक कोर्ट ऑर्डर एनालमेंट होके नहीं आते हैं तो आप लोग का ही ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग करके दे। अगर नहीं करके दे वो पनिशेबल ऑफेंस होंगे, मानेंगे। ये बच्चे को ले लेना है, ऐसा ना हो कि बच्चा नहीं लेंगे, आप लोग एनालमेंट लेके आओ। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में देखने को मिलता है कि बच्चे को मार रहे, पीट रहे। ऐसा नहीं होना है कि हम लोग बच्चे का हित जो है वो देखें। बच्चे जो है कि चिल्ड्रन जो है ऑटोमेटिकली इन कंट्री, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोर्ट में बच्चा एडॉप्शन में नहीं जा रहा है। जो 5 साल के जो बच्चे हैं वो 60 डेज के अंदर अगर वो एडॉप्शन में नहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंटर कंट्री पेरेंट्स को दिखने लग जाएंगे। और 5 साल या 5 साल से जो छोटे हैं, 5 साल से जो बड़े हैं, अगर एडॉप्शन में नहीं जा रहा है और सिबलिंग्स है तो वो 30 डेज के अंदर ही इंटर कंट्री पेरेंट्स को दिखने लग जाएंगे। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो या स्पेशल नीड बच्चे हो, वो अगर नहीं जाते तो 15 दिन के अंदर ही इंटर कंट्री पेरेंट्स को दिख जाते हैं। तो इंटर कंट्री पेरेंट्स जो है वो आफा जो ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी है वहां रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन। जैसे वहां रजिस्टर करते हैं और होम स्टडी वहां ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी करते हैं। जब ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी होता है तो कारा का रोल ये है कि कारा HSR अप्रूव करते हैं यहाँ पे देख के, जो इन कंट्री एडॉप्शन में नहीं चाहिए, इन कंट्री एडॉप्शन सा अप्रूव करते हैं और ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड होने के बाद वो सीनियरिटी में चला जाता है। लेकिन इंटर कंट्री में कारा अप्रूव करते हैं होम स्टडी पूरा देख के
कि सारे एक एक पॉइंट कारा वहां पे देखते हैं कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तब जो बच्चा है आफा पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट को जाता है, इन कंट्री में पेरेंट को बच्चा जाते हैं रेफरल में, पेरेंट डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चे जाते हैं जो आफा रिजर्व करते हैं पेरेंट्स के लिए विद इन 96 आवर्स, और 30 डेज उनके पास होता है कि ये देखने के लिए कि उनके पास वो एक्सेप्टेंस के लिए, बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते विद इन 30 डेज वो सीनियरिटी खो देते हैं। अब उसके बाद जो है सा के जो पोर्टल में दिखने लग जाते हैं जो इंटर कंट्री पेरेंट्स है, और जो ओरिजिनल डोजियर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आफा सा को भेज देते हैं, और उसके बाद एनओसी इशू करते हैं कारा, और एनओसी के बाद कोर्ट ऑर्डर इशू होता है, ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर इशू करते हैं। कोर्ट ऑर्डर इशू होने के बाद सा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के पास। फिर उसके बाद कॉन्फर्मिटी सर्टिफिकेट एक कारा इशू करते हैं, और उसके बाद ये सारे 2 डॉक्यूमेंट्स है वो पासपोर्ट ऑफिस में डालते हैं, और पासपोर्ट इशू होता है पासपोर्ट ऑफिस। फिर पेप्स पेप्स जब कोर्ट ऑर्डर इशू हो जाता है उसके बाद ही पेरेंट्स को बुला, जब वीजा जब पासपोर्ट इशू होता है तभी बुलाते हैं पेरेंट को। उसके बाद पेरेंट वहां पे आके सामने आके बच्चे को देखते हैं, मिलते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं उनके पास। फिर उसके बाद वो बच्चा लेके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद वो सिटीजनशिप उनको मिलता है, और उसके बाद 2 साल तक वहां पे भी ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज अपना फॉलो अप करते हैं, पोस्ट एडॉप्शन फॉलो अप करते हैं, और कारा को भेजते हैं। कारा सारे प्रोसेस सारे देखते हैं कि बच्चा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। कभी कभी एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज भी आते हैं, तो काउंसलिंग आफास काउंसलिंग करते हैं पेरेंट को। यही जो है इंटर कंट्री प्रोसेस का प्रोसेस है। टाइमलाइंस के बारे में मैंने पहले ही थोड़ा बोल दिया यहाँ पे। मैम ने जैसे बोला, लास्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैम ने ऑलरेडी कवर कर लिया बहुत टॉपिक। और जैसे मैम ने बोला है कि फोस्टर केयर जो रूल 44 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन मॉडल रूल्स 2016 कहते हैं कि अगर बच्चा अडॉप्ट नहीं हो 0 to 6 years, हम लोग को ये देखना है, जैसे मैम ने बोला कि एज फार एज पॉसिबल कि वो अडॉप्शन में ही रहे, वो फोस्टर केयर के बारे में हम लोग ना सोचे। अगर बच्चा 6 से 8 साल है, तो अगर 2 साल तक उनका एडॉप्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग फैमिली फोस्टर केयर और ग्रुप फोस्टर केयर में हम लोग डाल सकते हैं, विथ रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। अगर बच्चा 8 से 18 साल हो, जो लीगली फ्री हो गया है, लेकिन 1 साल तक एडॉप्शन नहीं हुआ है, किसी पेरेंट ने रिजर्व नहीं किया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ऑनलाइन पोर्टल पे, और सा में ही है, सीसीआई में ही है, उन बच्चे को भी हम लोग फोस्टर केयर में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एडॉप्शन में ही जाना है, फोस्टर केयर में भी हम लोग डाल सकते हैं। और जो बच्चे स्पेशल नीड हो, 1 साल से है, हम लोग उन बच्चों को भी ग्रुप फोस्टर केयर में डाल सकते हैं। और 5 साल तक अगर वो बच्चा किसी फैमिली के साथ है और फैमिली एडॉप्शन करना चाहते हैं उस बच्चे को, एज पर रूल 44(5) वो अप्लाई कर सकते हैं एडॉप्शन के लिए। ये एडॉप्शन के लिए कारा को सारे जो आपने इन 5 सालों में जो सोशल वर्कर विजिट्स हुए हैं, उनके एडजस्टमेंट का जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग करते हैं ग्रुप फोस्टर केयर में, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कारा को डायरेक्टली अप्लाई करना है, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा इसमें। कारा को डायरेक्टली अप्रोच करना है थ्रू मेल, सारे डॉक्यूमेंट्स देके, तब कारा इनिशिएट करेंगे फाइल। तो ये ध्यान में रखना है कि बच्चा वहां पे ही ना पड़ा रहे सामे सीसीआई में। हम लोग को देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। जैसे और एक जो मैम ने बोला है कि हम लोग को जो सर्कुलर्स है, वो सर्कुलर्स भी देखना है जो कारा इशू करते हैं टाइम टू टाइम। एक सर्कुलर इशू हुआ था जहां पे ये कि बहुत सारे बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो सास सीसीआई से ही है, और ये जो बड़े बच्चे हैं ये इमीडिएट प्लेसमेंट में चला जाता है। अगर कोई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता है तो इमीडिएट प्लेसमेंट में चला जाता है वो बच्चे को। पेरेंट्स अपने एक वहां पे पोर्टल में एक इमीडिएट प्लेसमेंट, वहां पे एक ऑप्शन है, वहां पे दिखने लग जाता है बड़े बच्चे जो है।
तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो बड़े बच्चे हैं, अगर किसी पेरेंट ने मान लीजिए एक पेरेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है एज ग्रुप में, अगर कंपोजिट एज पेरेंट्स का 90 कॉम्बाइंड एज कंपोजिट एज 90 इयर्स हो, वो 0 to 2 इयर्स तक बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। 90 इयर्स के ऊपर होने से एक जो है वो रेगुलेशन 5 में क्लियरली मेंशन है कितने बच्चे साल का अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो बड़े उम्र का पेरेंट है वो छोटे बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो बड़े बच्चे अडॉप्ट करना होगा उनको, तो उनको इमीडिएट प्लेसमेंट में भी दिखने लग जाता है। तो कारा का ये कहना है कि अगर ये बच्चा या पेरेंट उन बच्चे को गोद लेना चाहता है, मान लीजिए मेरे सामने किसी एक बुजुर्ग ने अप्लाई किया है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए और मेरे सामने 18 CCI में 10 साल से ऊपर बच्चे हैं, तो हम लोग ये इनिशिएटिव ले सकते हैं एज ए CWC DCPU सा, और ये सारा इंटरवेंशन करेंगे इसमें स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कि देखे कि ये अगर बच्चा हम लोग को मिलवा के हम लोग इस बच्चे पेरेंट को दे सकते हैं तो वो भी करना है। एक सर्कुलर उसके रिलेटेड इशू हुआ है, तो ये भी देखना है कि सर्कुलर्स हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहे। CWC का यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए कि देखना है जब इंस्पेक्शन में जाते हैं कि अगर देखते हैं कि बड़े बच्चे अडॉप्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, कारा का नया सर्कुलर क्या है, हम लोग कैसे इंटरवीन कर सकते हैं उसके लिए, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स को कैसे मिलवा सकते हैं उस बच्चे को जो बच्चे थोड़ा बड़े हैं, ओल्डर बच्चे, हार्ड टू प्लेस बच्चे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है सर्कुलर्स और I'll stop you, sorry. मुझे लगता है सर्कुलर्स, इंटर कंट्री एडॉप्शन, डिसरप्शन एंड डिजोल्यूशन पे एक सेशन हम आपका और रख लेते हैं नेक्स्ट वीक, इफ यू आर कंफर्टेबल। सर फाइन सर, फाइन सर, ठीक है, क्योंकि 1-1.5 घंटा हो गया, लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड नेक्स्ट वीक अगेन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। इज इट ओके विद यू? यस यस सर, ओके, सो थैंक यू वेरी मच कविता जी एंड तपोव्रत। एज यूजुअल कविता जी का सेशन तो हमेशा बहुत अच्छा रहता है और तपोव्रत आपने भी बहुत बेहतर तरीके से बताया। ये जो पूरा पैनल है लगभग 40-45 लोग जुड़े हुए थे विभिन्न राज्यों से, कोई बिहार से जुड़ा है, कोई असम से जुड़ा है, कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। मैं इन सबके बिहाफ पे आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सत्र को हम अगले सप्ताह फिर कंटिन्यू करेंगे और कविता जी और तपोव्रत 10-10 मिनट का आप समय और हमें दीजिएगा। जो ये 2-3 पॉइंट रह गए हैं, बेसिकली इंटर कंट्री एडॉप्शन, डिसोल्यूशन, डिसरप्शन एंड सम इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स फ्रॉम दी टारगेट, जिस पे हम चर्चा करेंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे। कुछ 1-2 प्रश्न आए हैं, मैं आज भी लूंगा और इस पे विस्तृत चर्चा आप लोगों के साथ अगले सप्ताह भी करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न जो आया है मैं आपको बिहार से है, लोकल पुलिस के संज्ञान कोई नवजात बालक है लेकिन लोकल पुलिस CWC DCPU को संज्ञान में न लाकर किसी दंपत्ति को दे देती है, इनमें क्या करना चाहिए? आपने सेक्शन 81 का हवाला दिया था, ओवर टू यू कविता जी इसका जवाब। मतलब पुलिस सीधे किसी को एडॉप्शन पे दे देती है जी। ये इंफॉर्मेशन किसको है? कौन कह रहा है कि पुलिस ने ऐसा किया है? CWC ने कहा, CWC को ऐसी सूचना मिली है। CWC को ऐसी सूचना मिली है तो CWC इसमें किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं इसका संज्ञान दे रही है? CWC सीनियर पुलिस ऑफिसर को लिख दें, उन्हें इंफॉर्मेशन दे दें। CWC के पास तो इतनी पावर है, वो फोन करके भी इस बारे में बता सकती है। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है तो कोई उन्हें स्टॉप नहीं कर रहा, वो इसकी इंफॉर्मेशन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को दें, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे दें, SJPU के जो हेड हैं उनसे बात करें डायरेक्ट, फोन नंबर आपके पास होंगे। CWC जितनी भी हैं उनके ऑफिस में सारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके नंबर लिखे होने चाहिए। There should be a directory maintained in the DCPU office also and in the CWC office also. तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस बारे में और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल इसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत क्रिटिकल चीज है। CWC में लीगल फ्री होने के बाद बच्चा भावी माता पिता के संरक्षण में चला गया है, परंतु अब उसकी वापस माता मिल गई है, बायोलॉजिकल माता उसको वापस लेना चाहती है, इसके क्या प्रोविजंस हैं? देखिए इसमें अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2 कैटेगरीज हैं। एक तो बात हो गई अबैंडन्ड चाइल्ड की। जब अबैंडन्ड चाइल्ड के केस में आप LFA सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं तो वो एक डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में होता है, वो एक घोषणा पत्र है
कि आज तक की तारीख पर बच्चे का जैविक परिवार हमें नहीं मिला है, इसलिए हम इस बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए आज आपने वो साइन किया और कल आपको वो परिवार मिल जाता है, तो लॉजिक क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहती है? यही कहती है कि इस तरह के जो डिक्लेरेशन है उसे रिकॉल किया जा सकता है, उसे कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में सबका अभी एक मत नहीं है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो हमेशा से ये रहा है कि जब भी अबैंडन्ड बच्चे के केस में LFA सर्टिफिकेट साइन होता है और उसके बाद में बच्चे के माता या पिता मिल जाते हैं, तो इस सर्टिफिकेट को तो कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है कि इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्ट के थ्रू कैंसिल करवाए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन अभी जहां तक आपको सभी को ध्यान होगा, जो केरला में एक केस काफी हाईलाइट हुआ था, जहां पर बायोलॉजिकल मदर ने बच्चे को वापस मांगा था और बच्चा अडॉप्शन तक में चला गया था, और यहाँ फिर CWC ने LFA सर्टिफिकेट को रिकॉल किया है। तो अब ये तो एक ऐसा केस है जो सबके सामने है ही, जहां CWC ने रिकॉल कर लिया है, और मुझे इसमें कोई लीगल दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो आपका सेक्शन 40 है और सेक्शन 104 है जो कि अमेंडमेंट के बारे में है, और सेक्शन 40 जो कि रिस्टोरेशन के बारे में है, उसको देखते हुए और जो इस एक्ट का ओवरऑल पर्पस है उसको देखते हुए, और जो LFA सर्टिफिकेट यानी जो ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है इसकी लैंग्वेज है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपने LFA सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्विक होने की जरूरत है। जैसे ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये पता लगता है कि जैविक माता पिता सामने आकर के बच्चा मांग रहे हैं, तो वहीं पर पूरे प्रोसेस को स्टॉप किया जाए और सभी जो कंसर्न्ड एजेंसीज और अथॉरिटीज हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। ऐसा ना हो कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं वो बच्चा क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अडॉप्शन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया, चल गया और अडॉप्शन में बच्चा चला भी गया, तब तो फिर ये एक अगेन वो कोर्ट में लिटिगेशन वाला मामला आ जाएगा। अच्छा, थैंक यू। इसमें मैम के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ भोपाल में भी कृपा जी जब आप थे, बहुत सारा केसेस हुआ है ऐसा कि मैम ने जैसे बोला टाइमली इन्फॉर्म करना है। ऐसा बहुत सारे केसेस आए हैं MP से कि CWC अगर पहले इन्फॉर्म करते हम लोग रोक सकते थे उस एडॉप्शन को, लेकिन ऐसा हुआ है कि बच्चा एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास पहुंच गया, फिर उसके बाद आता है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ने क्लेम किया है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। कारा को डिसीजन लेने में भी हम लोग क्या करें, और एडॉप्टिव पेरेंट्स भी छोड़ नहीं देते हैं, बाद में कोर्ट में जाना पड़ेगा पार्टीज को, वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स इश्यू हो जाता है। लेकिन सरेंडर के केस में मैं खास तौर पे ये बताऊंगी कि सरेंडर का जो डीड है उसकी जो लैंग्वेज है उसी में इररिवोकेबल वर्ड प्रति इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आई थिंक आप में से कोई इसे बता सकता है, इररिवोकेबल लिखा हुआ है, यानी कि 60 दिनों के बाद अगर कोई आता है और बच्चे को मांगता है तो वो फिर CWC अपने LFA नहीं कर सकता, उस केस में वो उन्हें कोर्ट में जाकर के ही इसे कैंसिल करवाना पड़ेगा। ऐसे केसेस हमारे सामने आए थे, और इसमें जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं जिन्होंने बाद में बच्चे को क्लेम किया, उन्होंने कोर्ट में जाकर के CWC का जो LFA सर्टिफिकेट है उसे सेट एस्पेक्ट करवा दिया और फिर उसके बाद में बच्चा उन्हें दे दिया गया। कविता जी, दो केस में ना बड़ा ही ट्रिकी मामला है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर सरेंडर में हम पेरेंट अगर बार बार ऐसे करेंगे कि अभी हम बच्चा दे रहे हैं लेकिन बाद में हमको चाहिए, फिर थोड़ी दिन बाद आते हैं बोलते हैं कि नहीं हमें सरेंडर करना है, फिर कहेंगे कि हमें चाहिए, तो यहाँ पर आई थिंक इसीलिए कानून में एक ये वर्ड डाल दिया गया है कि इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हो, 60 दिनों का टाइम है। और जैसा इन्होंने तपोव्रत जी ने बताया कि वो 60 दिनों के टाइम के बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि आपको अगर बच्चे चाहिए तो इसी दौरान। कविता जी, 2 प्रश्न और हैं तपोव्रत जी से हैं। एक तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, हो सकता है आप उसको बाद में एड्रेस करेंगे, और एक प्रश्न है, अच्छा मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आज मैं हैंड रेज का कोई क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, पहले ही बोल दिया था मैंने। जो क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है वही छूट रहे हैं, तो अगर कारा itself fails in doing its duties, where to complain, whom to complain, तपोव्रत जी के पास है। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न तपोव्रत जी आपके लिए रहेगा, ओवर टू यू।
तपोप्रिय जी आंसर। सर आप मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, MWCD को लिख सकते हैं, अगर आपके काम नहीं